ऑल ऑफ यू। आज फिर आप सबका बायोलॉजी क्लास में स्वागत है। मैं मीना वर्मा बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर के मन से आप सभी को अभिवादन करती हूँ। आज फिर मैं अपना क्लास कंटिन्यू करने जा रही हूँ। पिछले क्लास में हमने देखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें हमने डिस्कशन किया था आमाशय ग्रंथि। आज उसको कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि। गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 प्रकार की कोशिकाओं की होती है। ग्रंथि कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है: म्यूकस सेल, ऑक्सीटॉनिक सेल, चीफ या जाइमोजाइन सेल। इन तीनों प्रकार की कोशिकाओं का एक साथ सम्मिलित रूप से जो जूस निकलता है, जो स्राव होता है, उसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस या श्लेष्मा तथा निष्क्रिय पेप्सोनेजेन होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव अम्लजन कोशिकाओं से होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य कर उसको पेप्टोन में बदलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जीवाणुनाशक की तरह भी कार्य करता है तथा भोजन के साथ आने वाले बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। म्यूकस का स्राव म्यूकस कोशिकाओं से होता है। म्यूकस आमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियों के हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा एंजाइम पेप्सिन से सुरक्षित रखता है। मनुष्य के आमाशय में पर डे प्रतिदिन लगभग 3 लीटर गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन होता है। आमाशयी ग्रंथियां कभी कभी अत्यधिक अम्लीय होने लगता है, जिसके कारण इनकी दीवार को सुरक्षित रखने वाला म्यूकस का स्राव घट जाता है। ऐसी स्थिति में आमाशय की दीवार की आंतरिक स्तर में कहीं कहीं गोलाकार अंदर की ओर धंसा हुआ घाव निकल जाता है। ऐसे घाव को अल्सर कहते हैं। आमाशय की दीवार में होने वाले इस प्रकार के घाव को पेप्टिक अल्सर कहते हैं। वैसे व्यक्ति जो लंबे समय तक बिना भोजन के अर्थात भूखे रह जाते हैं, उन्हें पेप्टिक अल्सर होने की संभावना है। आमाशय में प्रोटीन के अतिरिक्त भोजन के वसा का भी पाचन आरंभ होता है। यहाँ वसा का आंशिक पाचन एंजाइम गैस्ट्रिक लाइपेज के द्वारा होता है। गैस्ट्रिक लाइपेज फैट्स को फैटी एसिड तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। आमाशय में अब भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई आप समझते हैं, जिससे हम लोग जो है कुछ चिपकाने का कार्य करते हैं, जैसे कि गोंद वगैरह हो गया, ये कागज वगैरह हो गया, या फूल जिसको गोंद भी कहते हैं आम भाषा की बोलचाल में, गाढ़े ले की तरह हो जाती है, जिससे काइम कहते हैं। काइम आमाशय के पाइलोरिक छिद्र के द्वारा छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसकी रचना बेलनाकार होता है। आहार नाल के इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। मनुष्य में इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है। अलग अलग जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अलग अलग होती है। लंबाई सामान्यतः भोजन के प्रकार पर निर्भर करता है। शाकाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई अधिक होती है ताकि सेलुलोज की पाचन ठीक से हो सके। मांसाहारी भोजन का पाचन अपेक्षाकृत सरल होता है, इसलिए मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई कम होती है। अब हम छोटी आंत देखेंगे। छोटी आंत 3 भागों में बटा होता है: ड्यूडेनियम, जिजनियम, इलियम। गृहिणी या ड्यूडेनियम छोटी आंत का पहला भाग, जो आमाशय के पाइलोरिक भाग के ठीक बाद शुरू होता है। ये प्रायः सी के आकार का होता है। गृहिणी में लगभग बीचों बीच एक छिद्र के द्वारा नलिका खुलती है। ये नलिका 2 भिन्न भिन्न नलिकाओं का आपस में जुड़ने से बना होता है। इसमें एक नलिका है पैनक्रियाटिक डक्ट, दूसरा है कॉमन बाइल डक्ट।
ज्यूजनम छोटी आंत का मध्य भाग है। छोटी आंत का अधिकांश भाग इलियम होता है। इस भाग में भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत के इसी भाग में होता है। छोटी आंत में भोजन का पाचन बाइल, पैनक्रियाटिक जूस, सक्कस एंटेरिकस जो लीवर या पैनक्रियास तथा इंटेस्टाइनल ग्लैंड के स्राव की क्रिया से होता है। तो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि लीवर, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका भार करीब 1.5 kg यानी 1.5 किलो का है। ये उदर के ऊपर दाहिने भाग में पाई जाती है। यकृत कोशिकाओं से पीत का स्राव यानी कि बाइल का सिक्रेशन होता है। स्रावित पीत का संचय गल ब्लैडर यानी पित्ताशय नामक छोटी थैली जैसी रचना में होती है। यकृत से कई छोटी छोटी यकृत नलिकाएं निकलती हैं। यकृत नलिकाएं पित्ताशय से निकलने वाली नलिका के साथ जुड़कर एक मूल पीत वाहिनी यानी कि कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। पीत गाढ़ा एवं हरा रंग का क्षारीय द्रव है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। इसके दो मुख्य कार्य हैं। पीत अमाशय से गृहिणी में आए अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बना देता है ताकि पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम उस पर क्रिया कर सके। पीत के लवणों की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन या इमल्सिफिकेशन होता है ताकि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम उस पर आसानी से क्रिया कर सके। अब आगे हम देखेंगे अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। अमाशय की ठीक नीचे तथा गृहिणी के घेरे पीले रंग का ग्रंथि होती है जिसे पैनक्रियाज कहते हैं। पैनक्रियाज में अनेक पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो आपस में जुड़कर पैनक्रियाटिक डक्ट बनाती हैं। पैनक्रियाटिक डक्ट तथा कॉमन बाइल डक्ट मिलकर एक बड़ी नलिका बनाता है। फिर ये नलिका एक छिद्र के द्वारा गृहिणी में खुलती है। अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियस नामक एंजाइम्स पाए जाते हैं। अग्नाशयी रस के एंजाइम्स भोजन के अवयवों में इस प्रकार क्रिया करते हैं जैसे कि एमाइलेज प्लस स्टार्च और ग्लाइकोजेन ये बनाते हैं माल्टोज। लाइपेज प्लस इमल्सिफिकृत वसा ये अभिक्रिया करके बनाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लिक एसिड एक साथ मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। आंत ग्रंथियां इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। छोटी आंत की दीवार में कई ग्रंथियां होती हैं। इनका स्राव आंत्र रस या सक्कस एंटेरिकस कहलाता है। आंत्र रस के एंजाइम्स तथा भोजन के विभिन्न अवयवों पर इसका क्रिया निम्नलिखित होता है। पेप्टाइडेज प्लस पेप्टोन एमिनो एसिड पर कार्य करता है। लाइपेज प्लस बची इमल्सिकृत वसा ये बनता है वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। इन्वर्टेज प्लस सुक्रोज ये बनता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। माल्टेज प्लस माल्टोज ये बनाता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। लैक्टेज प्लस लैक्टोज ये बनाता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। न्यूक्लियस प्लस न्यूक्लिक एसिड ये बनाता है न्यूक्लियोटाइड्स। इस प्रकार छोटी आंत की पाचन क्रिया पूर्ण होती है जिससे भोजन के जटिल अघुलनशील अणु सरल घुलनशील अणुओं में बदल जाते हैं। इस अवस्था में कायम और भी तरल हो जाता है तथा अब यह चाइल कहलाता है। चाइल के पचे हुए भोजन का अवशोषण इलियम के विलाई के द्वारा होता है। अवशोषण के उपरांत सरल भोजन विलाई में स्थित रुधिर कोशिकाओं के रुधिर में मिल जाती है तथा रुधिर संचार के विभिन्न भागों में वितरित हो जाती है। बड़ी आंत। छोटी आंत आहार नाल के अगले भाग बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत दो भागों में बटा होता है। ये भाग कोलन तथा मलाशय या रेक्टम कहलाते हैं। छोटी आंत तथा बड़ी आंत के जोड़ पर एक छोटी नली होती है जिसको शिकम कहते हैं। शिकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसका सिरा बंद होता है।
यह रचना अपेंडिक्स कहलाती है। मनुष्य के आहार नाल में अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं होता, इसको वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। यह एक अवशोषी अंग है। कोलन 3 भागों में बटा होता है। पहला एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन। एसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन तथा डिसेंडिंग कोलन। डिसेंडिंग कोलन रेक्टम में खुलता है, जो अंत में मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। अपचा, जो पचा अनडाइजेस्टेड जो फूड है, इलियम से कोलन में होते हुए रेक्टम में पहुंचता है। बड़ी आंत में इन भागों में अपचे भोजन का अतिरिक्त जल का भी अवशोषण होता है। अंत में अपचा भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पर रेक्टम में संचित होने लगता है, जहां से ये समय समय पर मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। ये है मनुष्य का पाचन तंत्र। यहाँ हमने देखा विलाई। ये हमारे मनुष्य का पाचन तंत्र कंप्लीट हुआ। इसको हम अगले वीडियो में रिवीजन करेंगे या MCQ क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग तैयार रहेंगे। धन्यवाद।